एनएफपी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, ठीक है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी उस दिन मार्केट में होती है जिस दिन एनएफपी का डेटा होता है, ठीक है? एनएफपी का डेटा जिस दिन होता है, जैसे ही रिलीज़ होता है, मार्केट में बहुत ही तेज़ी होती है और बहुत लंबी-लंबी कैंडल्स, लंबे-लंबे विक लगते हैं, लंबी-लंबी कैंडल्स बनती हैं और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, यानी तेज़ी होती है मार्केट में। एनएफपी स्टैंड्स फॉर नॉन फार्म पेरोल। ये बेसिकली जॉब्स का डेटा है, ठीक है? इट इज़ अ की इकोनॉमिक इंडिकेटर that provides a comprehensive picture of the employment situation, ठीक है? एनएफपी क्या है? इट इज़ अ की इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये एक मुआशी इंडिकेटर है, एक इशारा है, ठीक है? जो हमें बताता है दैट प्रोवाइड्स, जो हमें मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है अ कंप्रिहेंसिव पिक्चर, एक जामे तस्वीर, ठीक है, ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका में रोजगार की जो हालत है उसकी हमें एक जामे तस्वीर मुहैया करता है। एनएफपी डेटा जो है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रोजगार के बारे में। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं रोजगार को, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोजगार को, ठीक है? तो ये एक की इकोनॉमिक इंडिकेटर है, मतलब एक मुआशी इशारा है जो हमें क्या मुहैया करता है? अ कंप्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है? रोजगार की जो हालत है अमेरिका में कि कितने लोगों को रोजगार मिला है या कितने लोग बेरोजगार हैं, इसकी हमें एक जामे तस्वीर मुहैया करता है। मतलब एक तस्वीर हमें दे देता है कि यार अमेरिका में इतने लोग बेरोजगार हैं या इतने लोग रोजगार। It is considered to be one of the most important economic indicators on the global macroeconomic calendar, and as such is normally a catalyst for high volatility in certain assets. It is considered to be one of the most important economic indicator। इससे बहुत ही अहम मुआशी इंडिकेटर तस्वर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, ठीक है? And as such is normally a catalyst for high volatility in the certain asset। यानी कि जिस दिन ये डेटा रिलीज होता है ना, तो इसका एसेट्स पर या फिर पूरे स्टॉक मार्केट में जितने भी पेयर्स हैं, ठीक है, उन पे बहुत ज्यादा जो है ना उतार चढ़ाव आ जाता है, ठीक है ना? अप्स एंड डाउन आता है मार्केट। कुछ पेयर्स ऊपर भागने लगते हैं, कुछ पेयर्स नीचे भागने लगते हैं, ठीक है? जिस दिन ये डेटा होता है, और ये द मोस्ट पावरफुल डेटा है, एनएफपी डेटा हर महीने के पहले जुमे को रिलीज किया जाता है। महीने में सिर्फ और सिर्फ ये एक दफा होता है। ये सालाना भी इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है कि हम कहें ये ईयर बाय ईयर है। इसकी क्वार्टर बाय क्वार्टर भी कोई रिपोर्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये महीने बाद होता है, लेकिन हर महीने के पहले जुमे को। जैसे अभी इस दफा 1 नवंबर को जुम्मे के दिन ये डेटा आएगा। 1 नवंबर को जुम्मे का दिन आ रहा है और जुम्मे के दिन एनएफपी डेटा रिलीज किया जाता है, ठीक है? तो एनएफपी डेटा से हमें ये पता चलता है कि कितने लोग जॉबलेस हैं, यानी जॉब के बगैर हैं, या कितने लोग जॉब्स होल्डर हैं, ठीक है? सही हो गया। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हमें बताता है। कोई भी आपसे पूछे एनएफपी के बारे में तो आप लोगों ने कोई भी उसे जो है ना वजाहत देने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है कि इस डेटा से हमें किस चीज का पता चलता है? एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का, यानी रोजगार की जो हालत है अमेरिका में,
इस डेटा से हमें रोजगार की हालत का पता चलता है और ये हमें एक जामे पिक्चर देता है, एक जामे कंप्रिहेंसिव पिक्चर, एक जामे तस्वीर देता है। किस चीज की तस्वीर? रोजगार की हालत की, कि अमेरिका में रोजगार की क्या हालत है। जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में रोजगार अच्छा चल रहा है या फिर रोजगार अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये इसी तरह बेरोजगारी एक होती है, ठीक है। एक रोजगार हम कहते हैं यार बस अच्छा है, माशाल्लाह से मेरा रोजगार सही जा रहा है, मतलब मेरा काम सही जा रहा है। नॉन फार्म कहते हैं गैर फर्मी को, जो प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं, ठीक है, या फिर कंपनीज में काम करते हैं, जो जॉब होल्डर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे नॉन फार्म पे रोल्स अदायगी को कहते हैं, ठीक है ना। सही हो गया। पे रोल किस चीज को कहते हैं? अदायगी, अदायगी को कहते हैं। यानी कि जो लोगों को जॉब के बदले में अदायगी करते हैं, ठीक है, नॉन फार्म गैर फर्मी को कहते हैं, ठीक है ना। जो अदायगी करते हैं, इसलिए इसे एनएफपी का नाम दिया गया, ठीक है। तो यानी कि अगर आप जॉब करते हैं, आपको उसकी अदायगी मिल रही है, तो इट्स मीन आपको रोजगार मिल रहा है ना। ठीक हो गया। अगर आप बेरोजगार हैं, मतलब आपके पास काम नहीं है। जब आपके पास काम नहीं है तो आपके जेब में पैसा नहीं है। जब आपके जेब में पैसा नहीं है तो आपके पास, आप एक कंज्यूमर है, तो फिर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। सीपीआई की तरफ जरा अपने माइंड को ले जाएं। तो फिर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। जब आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो कंपनीज के पास प्रोड्यूसिंग पावर भी नहीं है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आम हालात में यार आप लोग ऐसे सोचें कि यार मेरी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो हर बंदा परेशान होता है, मैं घर घर को कैसे चलाऊंगा। हर बंदे को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो इसके लिए जो खवातीन या फिर जो मर्द हजरात होते हैं, ये काम के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ लोग जॉब ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग किसी इदारे में प्राइवेट काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज चलेंगी तो आपकी मुलाजमत होगी, आपकी मुलाजमत होगी तो आप जो है ना अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज, फूड एंड एनर्जी के आइटम ले सकेंगे। जब आप ले सकेंगे तो आपका पैसा मार्केट में जाएगा, तो फिर वो जब उधर जाएगा तो फिर वो कंपनीज के पास जाए। तो ये टोटली एक मनी सर्कुलेशन, मनी फ्लो होता है, पैसों का बहाव। तो एनएफपी डेटा में क्या होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। इसी 1 तारीख को एनएफपी डेटा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं एनएफपी डेटा पे लाइव आऊंगा, ठीक है। 5:30 बजे डेटा होगा, मैं 5:20 पे आ जाऊंगा, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री को हम देखेंगे, वहां पर टाइम लिखा होता है, जैसे 5 मिनट रहेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे वो काउंट डाउन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर 4 मिनट रह जाएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1 मिनट, फिर इस तरह 10 सेकेंड, 9, 8, 5, जैसे ही 5:30 बजेंगे डेटा आएगा और फिर मार्केट में आप लोग देखना मूवमेंट, ठीक है ना। If the actual data is greater than forecast, then it will be a bullish sign for currency. Of course, अगर डेटा forecast से ज्यादा आता है या फिर एनएफपी के नंबर बढ़कर आते हैं तो ये एक अच्छी बात है उस मुल्क के करेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एनएफपी के नंबर ज्यादा आते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बेहतर है, ठीक है ना। रोजगार की जो हालत है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का क्या मतलब है? रोजगार की हालत। तो रोजगार की जो हालत है वो बेहतर है। तो जब रोजगार की हालत बेहतर है तो ये तो अच्छी बात है यार। If the actual data is less than forecast, then it will be a bearish sign for currency. अगर एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से कम आता है तो ये करेंसी के लिए बियरिश साइन होगा। एनएफपी की समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? ठीक। नेक्स्ट डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक हो गया।
एक होता है एम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं रोजगार को। असल में सॉरी, इधर मैं बोल गया हूँ, ये यू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इधर मैं एन डालना भूल गया हूँ, आई एम सो सॉरी, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज को कहते हैं? रोजगार को। अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज को कहते हैं? बेरोजगारी को। अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज को कहते हैं? बेरोजगारी को। क्लेम्स कहते हैं दावे को। ठीक है, बेरोजगारी के दावे। An unemployment claims is a request for cash benefit made by an individual after they are laid off from their job. कह रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है ना, इज अ रिक्वेस्ट फॉर कैश बेनिफिट। ये एक रिक्वेस्ट है कैश के लिए, मेड बाय एन इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल, एक फर्द ने बनाई होती है, आफ्टर दे आर लेड ऑफ फ्रॉम द जॉब, जब वो अपनी नौकरी कर लेते हैं, और नौकरी करने के बाद, जॉब करने के बाद, वो मुआवजा जो मांगता है, ठीक है, जो उसे अदायगी मिलनी होती है, ठीक है, जो उसे कैश मिलना होता है, ठीक है, उसकी एक रिक्वेस्ट है कि यार मैंने जो है ना काम किया है, मुझे काम का मुआवजा मिलना चाहिए। अब अगर आप उस बंदे को मुआवजा नहीं देंगे तो वो बंदा एहतजाज भी करेगा, वो बंदा दावे भी करेगा। ठीक है ना, वो बेरोजगारी के दावे करेगा कि यार रोजगार नहीं है, मुझे जो है ना, मुझे तो पैसा भी नहीं मिल रहा, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरी तो 3 महीने से तनख्वाह बंद है, मेरी तो 4 महीना, हम कहते रहते हैं ना, मेरी तो 1 साल से तनख्वाह बंद है, कंपनी हमें हाफ ऑफ तनख्वाह दे रही है, तो हर बंदा बोलने लगता है कि यार, दावे करने लगता है। इधर भी मैंने लिखा है कि बेरोजगारी का दावा एक फर्द की तरफ से मुलाजमत से बरतरफी के बाद कैश वज़ाइफ की दरख्वास्त है। कि बेरोजगारी का दावा क्या है? कि एक फर्द की तरफ से मुलाजमत से बरतरफी, यानी मुलाजमत से हटा देना के बाद कैश वज़ाइफ की दरख्वास्त है कि यार मुझे तो आपने मुलाजमत से हटाया, या फिर मैंने काम किया और आपने मुझे उसके उसका जो मुझे मुआवजा मिलना था, वो उसकी दरख्वास्त करता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डेटा में हम क्या देखेंगे कि जितने भी अफराद हैं जिनको मुलाजमत से हटाया गया है, जिनको काम से हटाया गया है, जितने भी अफराद हैं अमेरिका में जिनको काम से हटाया गया है, लेकिन वो काम के बदले में जो उनका मुआवजा बनता है, उनकी जो दरख्वास्त है, जब लोग एहतजाज करेंगे, बेरोजगारी के दावे करना शुरू करेंगे, तो हर वो फर्द उस उन अफराद में शामिल होगा जिनको मुआवजा नहीं मिला होगा। आप लोगों ने, हमारे कॉलेज में भी ये होता था कि टीचर्स को जब 5-6 महीनों की इकट्ठी तनख्वाह नहीं मिलती थी, मतलब इकट्ठी वो तनख्वाह नहीं मिलती, 5-6 महीनों से उनकी शॉर्ट होती थी, तो वो पिशावर जाते थे, वहां पर धरना देते थे। तो वो इसलिए देते हैं कि उनकी एक रिक्वेस्ट होती है, दरख्वास्त होती है कि यार हमें कम से कम अपने वज़ाइफ मिल जाए। रियासती हुकूमतों के लिए आर्जी अदायगी के लिए दावे दायर किए जाते हैं। जो रियासत की जो हुकूमत है, ठीक है, रियासत, इसके जरिए आर्जी अदायगी के लिए जो इनको अदायगी करनी होती है, ठीक है, दावे दायर किए जाते हैं, क्लेम्स किए जाते हैं, जब लोग अपनी किसी गलती के बगैर अपनी मुलाजमत खो देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी एक कंपनी है और उसमें 1,000 बंदा काम कर रहे हैं, और वो 1,000 बंदा जो है वो सब सही काम कर रहे हैं, कोई मतलब, हर बंदा जो है ना अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है, जानता भी है, और मैं उठूं और मैं एक एक बंदे को जो है ना मुलाजमत से हटाना शुरू करूं, हालांकि इन्होंने कोई गलती भी नहीं की होगी। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जब लोग अपनी किसी गलती के बगैर अपनी मुलाजमतें खो देते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, रियासती जो हुकूमत होती है, ठीक है, उनके जरिए वो जो उन्होंने उनको अदायगी करनी होती है, मिसाल के तौर पर एक मुलाजिम है मेरे पास,
वो 1 महीने से काम 1 महीने के बाद उसको मुआवजा मिलना होता है और उसने 20 दिन काम किया और मैंने उसे जो ना मुलाजमत से बरतरफ किया। मैंने उसे कहा कि आपका काम अच्छा नहीं है, हालांकि वो काम सही कर रहा है, और मैं उसे जो है ना फिर पैसे नहीं देता। फिर वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, दरख्वास्त करेगा कि यार 20 दिन का जो मेरा मुआवजा बन रहा है, 30 दिन का बन रहा है, वो मुझे अदा किया जाए। ठीक है। क्लेम्स आर फाइल्ड थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स। जो दावे होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए फाइल किए जाते हैं फॉर टेम्पोररी पेमेंट्स, जो उनको उनकी जो एक टेम्पोररी पेमेंट्स हैं, जो उनकी जो टेम्पोररी, एक होता है परमानेंट, मुस्तकिल, ठीक है, एक टेम्पोररी जो आर्जी तौर पे जो उनको पेमेंट मिलनी होती है जॉब के बदले में, आफ्टर पीपल लूज दियर जॉब्स थ्रू नो फॉल्ट ऑफ दियर ओन, जब उन्होंने कोई गलती नहीं की होती और वो अपनी नौकरी खो देते हैं। एम्प्लॉइज हु लूज अ जॉब थ्रू नो फॉल्ट ऑफ दियर ओन में क्वालिफाई फॉर बेनिफिट, मतलब वो अफराद जिनको नौकरी से हटाया गया है बगैर किसी गलती के, वो फवायद के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब वो बड़े फायदेमंद लोग हैं। ठीक है, उन उनसे जो है ना मजीद फायदे भी हासिल हो सकते हैं। मतलब एक बंदा कहता है कि यार मैं जो है ना एक अच्छा मेमार हूँ, मैं घर बनाना अच्छे तरीके से जानता हूँ, और मैं उसे ना बनवाऊं और एक थर्ड क्लास बंदे को ले आऊं और वो बंदा जो है ना उसको किसी चीज का पता ना हो और वो शुरू हो जाए। बहरहाल, कोई भी आपसे पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या है, आप लोगों ने कहना है कि वो लोग जो बेरोजगारी के दावे करते हैं, अगर वो आपसे पूछे कि क्या मतलब बेरोजगारी के दावे, तो आपने ये कहना है कि बेरोजगारी के दावे वो लोग करते हैं जिनको नौकरी से बरतरफ किया जाता है, हटा दिया जाता है बगैर किसी गलती के, और उसके बाद जो उनका मुआवजा बनता है, ठीक है, रियासती हुकूमतों के जरिए वो क्या करते हैं, वो दरख्वास्तें देते हैं कि यार हमें जो है ना अपना मुआवजा मिलना चाहिए। If the actual data is greater than forecast, then it will be negative sign for currency. इस डेटा में चीजें चेंजेस हैं, अगर डेटा एक्चुअल डेटा फॉरकास्ट से ज्यादा आ गया ना, तो ये नेगेटिव अलामत होगी। क्यों? क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के दावे, बेरोजगारी के दावे ज्यादा होंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इस डेटा में ये ख्याल आपने रखना है कि अगर ये डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आ गया ना, तो ये नेगेटिव बात होगी। बाकी में तो हम ये पढ़ रहे थे कि अगर एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आ गया तो ये बुलेट साइन होगी, पॉजिटिव साइन होगी करेंसी के लिए। लेकिन ये डेटा अगर ज्यादा आता है, क्योंकि सोचने की बात है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर अगर ज्यादा आ गए, बेरोजगारी के नंबर ज्यादा आ गए, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के तादाद में इजाफा हो गया जो बेरोजगारी के दावे करते हैं। आ रही है समझ? If the actual is less than forecast, then it will be a bullet sign for currency. अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर, बेरोजगारी के नंबर कम आते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है, ये अच्छी अलामत है। ठीक हो गया? तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और ये डेटा हर जुमेरात को आता है। हर जुमेरात को, सिर्फ जुमेरात जुमेरात को आता है, लेकिन हर जुमेरात को ये डेटा आता है। वीकली बेस पे आता है, हर जुमेरात को जो भी हो ये डेटा लाजमी आता है। लेकिन यूएसडी के लिए, बाकी जीबीपी इनके नहीं है, इनका नहीं आता ये। यूएसडी पे अगर आपका ऐसा पेयर है जिसके साथ यूएसडी आपने अटैच किया हुआ है, चाहे वो बेस में है चाहे वो क्वार्ट में है, तो जी हाँ, ये डेटा आपके लिए है। क्योंकि ये डेटा यूएसडी के लिए आएगा तो इसका सीधा इम्पैक्ट यूएसडी पे होता है, और इसका इतना इम्पैक्ट होता है लेकिन इतना हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं होता। ठीक हो गया? नेक्स्ट डेटा एक हम पढ़ेंगे, आज 3 पढ़ेंगे। कोर रिटेल सेल्स। रिटेल कहते हैं परचून को। ठीक है, रिटेल किस चीज को कहते हैं? परचून को। सेल, सेल को कहते हैं। परचून की जो सेल होती है, रिटेल सेल,
अब तक जितने हम डेटा पढ़ रहे थे उसमें हम ये कह रहे थे कि फूड एंड एनर्जी के आइटम्स को छोड़कर अब ये रिटेल का कारोबार एक ऐसा है कि अमेरिका में हमने ये भी देखना है कि यार परचून का कारोबार कैसे जारी है। ये तो नहीं है कि सिर्फ बस गुड्स एंड सर्विसेज हैं, बस बड़े बड़े कंपनीज हैं। क्यों? परचून का कारोबार भी तो होता है, होलसेल का काम भी होता है। आपके मोहल्ले में परचून की कितनी दुकानें होती हैं, कितनी बंदे को आसानी होती है उधर शॉर्टकट ले बजाय बंदा बाजार जाए फिर इतना किराए लगाए। ठीक है, तो साथ में पास में जो शॉप होती है आप उससे जो है ना दूध दही ले सकते हैं। ठीक है, आप उससे बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। द टर्म कोर रिटेल सेल रेफर्स टू एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। कोर कहते हैं लाजमी को, ठीक है ना। ठीक है, ये वर्ड वैसे इसके साथ वो है। ठीक है, तो ये कोर का मतलब लाजमी, उर्दू में इसकी मीनिंग लाजमी है। ऐसे रिटेल सेल पे जाना चाहिए कि रिटेल सेल कितनी हो रही है। द टर्म कोर रिटेल सेल रेफर्स टू एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसका क्या मतलब है कि इसका ताल्लुक जो है ना रेफर करता है टू एन इकोनॉमिक मुआशी इंडिकेटर, एक इशारा है दैट कोर रिटेल सेल क्या है, ये क्या मेजर करता है, क्या बताता है हमें। that tracks the month to month increase or decrease in US consumer spending in most retail categories। that tracks जो ट्रैक करता है, जो हमें बताता है the month to month, माहानावार, महीना महीना, इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ोतरी या कमी इन यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग, अमेरिका में कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, सारिफीन हजरात जो हैं वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं इन मोस्ट रिटेल कैटेगरीज। रिटेल कैटेगरीज में वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, परचून लेवल पे वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। पहले तो हम ये पढ़ रहे थे ना कि जो कंज्यूमर है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना पैसा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये डेटा हमें ये बताता है कि महीनावार, महानावार हमें ये बताता है कि मंथ टू मंथ कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग हो रही है उसमें कितनी ज्यादा मतलब इंक्रीज आया या कितना डिक्रीज आया है। लेकिन किस चीज पे स्पेंडिंग, किस चीज पे उनका खर्च, इन मोस्ट रिटेल कैटेगरीज, रिटेल लेवल पे, परचून लेवल पे। ठीक है, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं हो रही। ये डेटा हमें ये बताता है कि अमेरिका में रिटेल लेवल पे जो सारिफीन हजरात हैं, जो सारिफीन हजरात पैसा खर्च कर रहे हैं, किस चीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं रिटेल लेवल पे, उसमें कितना इंक्रीज आया है या फिर कितना डिक्रीज आया है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। ये एक मजबूत इंडिकेटर है, इंडिकेटर मतलब इशारा है, ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ, एक मईशत की, ठीक है, हेल्थ के बारे में बताता है कि एक मुल्क की जो मईशत है वो कितनी सेहतमंद है, एक मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मुआशी हालत है, वो कितनी हेल्थी है, and is used to gauge whether the economy is contracting or expanding। और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल, कोर रिटेल सेल का जो ये एक टूल है, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, वेदर द इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग, के उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सुकड़ने को, एक्सपेंड कहते हैं फैलने को, कि क्या उस मुल्क की जो इकोनॉमी है क्या वो सुकड़ रही है, मतलब खराब हो रही है। सुकड़ने का मतलब यह है खराब होना, और एक्सपेंडिंग मतलब फैलना, क्या उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो सही हो रही है। तो ये मुआशी सेहत का एक मजबूत इशारा है और इसका इस्तेमाल ये अंदाजा लगाने के लिए किया जाता है कि आया मईशत सुकड़ रही है या फैल रही है। तो कोर रिटेल सेल का जो डेटा है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, कि जो सारिफीन हजरात पैसा खर्च कर रहे हैं रिटेल लेवल पे, परचून लेवल पे, तो उसमें कितना इंक्रीज आया है और कितना डिक्रीज आया है।
अगर सारिफीन हजरात ज्यादा पैसा रिटेल लेवल पे खर्च कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि सारिफीन के पास, कंज्यूमर के पास जो है ना, स्पेंडिंग पावर है। ठीक है, परचेजिंग पावर है, खर्च करने की ताकत है। परचून लेवल पे उनके पास ये ताकत है कि वो परचून लेवल पे पैसा खर्च करें। तो अगर अमेरिका में लोगों के पास ये ताकत है कि वो परचून लेवल पे पैसा खर्च कर सकते हैं, तो इसका तो ये मतलब है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक मुल्क के अंदर भिखारी क्यों पैदा होते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनके पास तो न रोजगार है, ना उनके पास जो है ना खाने पीने के लिए पैसे होते हैं, कुछ नहीं है। तो जाहिर है फिर उनके पास तो परचेजिंग पावर नहीं है। ठीक हो गया? तो ये बात जहन में याद रखिएगा कि अगर एक मुल्क के अंदर खर्च करने वाले लोग ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क की जो मईशत है वो बहुत बेहतर है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर है, माशी हालत जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इफ द एक्चुअल डेटा इज ग्रेटर देन फोरकास्ट, इसके नेक्स्ट पेज पे है, उसकी मैंने पिक्चर नहीं ली, कि अगर एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आया तो ये पॉजिटिव बात होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव बात होगी क्योंकि देखें कोर रिटेल सेल के नंबर अगर ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी सारिफीन जो पैसा खर्च करते हैं परचून लेवल पे, वो ज्यादा है। ठीक है ना? नंबर अगर ज्यादा आए तो इट्स मीन कि ये डेटा हेल्थी डेटा है, अच्छा डेटा है। तो इसलिए अगर एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आता है ना, तो ये एक बुलिश अलामत होगी डॉलर इंडेक्स के लिए। इफ द एक्चुअल डेटा इज लेस देन forecast देन इट विल बी अ bearish साइन फॉर करेंसी। अब क्या है कि कुछ लोग, आप लोगों ने उसको देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि जब वो ट्रेड करते हैं ना, मिसाल के तौर पर क्वाटेक्स वालों को आप लोगों ने देखा होगा, वो न्यूज़ से पहले वो कहते हैं बूम, ऐसे करते हैं, फिर ये वो। उनको कैसे पता होता है कि उन्होंने न्यूज़ से पहले जो है ना उस चीज़ को बाय किया होता है? हालांकि ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है, हो सकता है न्यूज़ जो है ना मार्केट को नीचे ले आए और आपने उस चीज़ को बाय किया तो आपको तो 1 मिनट के अंदर हजारों डॉलर का नुकसान होगा। क्योंकि न्यूज़ के टाइम तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल एनएफपी का डेटा है, और एनएफपी डेटा आपको नहीं पता कि एनएफपी डेटा ने पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है, क्योंकि एक्चुअल डेटा तो अपने टाइम पे रिलीज होगा ना। लेकिन जब डेटा आता है, मार्केट मूव करती है, तो वो आपके पास वो मौका भी निकल चुका होता है, क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर या नीचे गई होती है कि अब आपको जब यहाँ से बाय करना चाहिए था आप फिर वहां से बाय करेंगे उधर, जो कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी इतनी पंप कर चुकी है और वो विद इन नैनो सेकेंड ऐसे मूव होती है, आप उसे पकड़ भी नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर एनएफपी का डेटा ये हर महीने के पहले जुमे को आता है। अब एनएफपी डेटा किस चीज के लिए यूज होता है? जॉब्स के लिए, रोजगार के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि महीने में, अब हर जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आता है, तो महीने में 4 अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डेटा आपके पास आ गए। अगर महीने में चारों डेटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी के दावे कम हो गए। अगर बेरोजगारी के दावे कम हो गए तो लोगों को तो रोजगार मिल गया है ना। अगर रोजगार मिल गया है तो एनएफपी का डेटा फिर किस चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए ना। तो इसका मतलब यह है कि एनएफपी डेटा पॉजिटिव आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये खैर आगे मैं आपको लोगों को समझाऊंगा ऐसे, कि फिर हमने कैसे एक डेटा को दूसरे के साथ देखना है और हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा ने पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। ठीक है, तो ये आगे जब हम कोर्स ऐसे इसका खत्म होगा ना इसका, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चले हम जो है ना फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ जाते हैं।
और फॉरेक्स फैक्ट्री में हम इन डेटास को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एनएफपी, और एनएफपी के लिए हमें इस डेटा को भी देखना होता है, जॉब्स जॉब ओपनिंग। अगर जॉब ओपनिंग ज़्यादा हो जाते हैं तो ये अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये कि जॉब्स भी मिले, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर भी कम आ गए, जो कि अच्छी बात है, तो ऑफ कोर्स एनएफपी डेटा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो चलें ये देखें। 1 नवंबर को 1 नवंबर को फ्राइडे वाले दिन 5:30 पे ये देखें, ये डेटा है एनएफपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी इसे कहते हैं। ठीक है, एनएफपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। इसके साथ हमेशा ये दो डेटास भी आते हैं, एवरेज हावरली अर्निंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा भी होता है। ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चले एनएफपी को हम जरा ओपन करके देखते हैं। एनएफपी डेटा को ओपन किया मैंने, और हम इस डेटा को ज़रा स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसने लिखा है कि चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल। एम्प्लॉय पीपल, जो एम्प्लॉय हैं, जो मजदूर हैं, जो हम कहते हैं वो फिलानी। ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब है कि वो वहां पर मुलाजमत कर रहा है। चेंज इन द नंबर, ये अपना माइक ऑफ करे, किसका माइक ऑन है। चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ एक्सक्लूडिंग फार्मिंग इंडस्ट्री। ठीक है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो ये अच्छी बात है। रिलीज मंथली यूजुअली ऑन द फर्स्ट फ्राइडे आफ्टर द मंथ एंड। ठीक है, पहले जुमे को आता है, मंथली होता है। इधर लिखे कि जॉब क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, के जॉब क्रिएशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग का मतलब ये है कि जो सार्फिन हजरात खर्च करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा इशारा है, विच अकाउंट्स फॉर अ मेजॉरिटी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि हमें ओवरऑल किस चीज़ के बारे में बताता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मुआशी सरगर्मी के बारे में बताते हैं। अगर लोगों के पास जॉब ज़्यादा है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, कंज्यूमर ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे, तो ओवरऑल ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक अच्छी बात है, मुआशी सरगर्मी के लिए। ठीक है, इधर लिखा हुआ है नॉन फार्म पेरोल, एनएफपी या एम्प्लॉयमेंट चेंज भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 4 अक्टूबर 2024 को ये डेटा आया था। प्रीवियस डेटा कितना आया, 159 के। 142 के को इन्होंने राउंड अबाउट किया तो 159 के बना है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग फॉरकास्ट किया जा रहा था 147 के। अगर मैं 159 को देखूं और 147 को देखूं तो ये नेगेटिव फॉरकास्ट हो रहा है, कि यानी इस दफा 4 अक्टूबर को जब ये डेटा आ रहा था तो उससे पहले कि इस दफा डेटा यानी कि लोगों को जो जॉब्स मिलने के चांसेस है वो कम है। लेकिन जब एक्चुअल डेटा आया वो 254 के आया। अब ये तो फॉरकास्ट से ज्यादा आया, मतलब ये है कि पिछले महीने में 159,000 लोगों को, ठीक है, जॉब्स मिले थे। लेकिन इस दफा तवक्कुआत ये थी कि 147,000 लोगों को, यानी 1,47,000 आई थिंक बन रहे हैं। ठीक है, 1,47,000 लोगों को जॉब्स मिलेंगे, जो कि कम है। लेकिन जब डेटा अनाउंस हुआ तो 254 के आया, 254,000 लोगों को जॉब्स मिले। यानी 147, 254 से माइनस करो 147 तो कितने बनते हैं, यानी इतने लोगों को जॉब्स मजीद मिल गए। तो ये डेटा क्या आया, पॉजिटिव। अब 1 नवंबर को जो डेटा है, प्रीवियस डेटा कितना आया है, 254 के। फॉरकास्ट किया जा रहा है 111 के, जो कि बहुत ही कम फॉरकास्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले महीने में 254,000 लोगों को जो है ना जॉब्स मिले थे। लेकिन इस दफा कह रहे हैं कि नहीं, 111,000 लोगों को मिलने के चांसेस हैं। अब अगर वाकई एक्चुअल डेटा फॉरकास्ट से भी ड्रॉप आता है ना,
ये तो भाईजान फिर बहुत बुरी बात है। लेकिन एक्चुअल डेटा इज, अब इसके लिए हम जो है ना जरा जुमेरात वाले दिन का डेटा देखते हैं। जो जुमेरात वाले दिन का डेटा हमारे सामने गुजरा था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। ये देखें, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु फाइल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पास्ट वीक, ये वही बात जो मैंने उधर लिखी है। यहाँ पर लिखा है कि एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, कि अगर एक्चुअल डेटा फॉरकास्ट से कम आता है तो अच्छी बात है। प्रीवियस डेटा कितना था, 242 के, यानी पिछले जुमेरात को लोगों ने 242,000 लोगों ने बेरोजगारी के दावे किए थे। फोरकास्ट हो रहा था कि नहीं, इस दफा 243,000 लोग बेरोजगारी के दावे करेंगे। लेकिन जब एक्चुअल डेटा आया तो 227,000 लोगों ने बेरोजगारी के दावे किए। अब 243 से कम हुए, कम लोगों ने बेरोजगारी के दावे किए। तो ये इसलिए इसे ग्रीन कलर दिए और ये पॉजिटिव डेटा था। ठीक है, तो ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अगला है ये कोर रिटेल सेल का डेटा। कोर रिटेल सेल का ये कैनेडियन डॉलर के लिए आया था। ठीक है, तो ये देखें, प्रीवियस डेटा कितना, 0.3%, फॉरकास्ट भी 0.3% बराबर। लेकिन डेटा कितना आया, -0.7%, बिल्कुल माइनस में आया। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि ये डेटा कनाडा के लिए आया था तो कनाडा में रिटेल सेल जो है ना वो बिल्कुल उसके नंबर ड्रॉप हो गए। तो अगर मैं आप लोगों को, ये कौन सी डेट थी, 25 अक्टूबर को, केट जेपीवाई का पेयर दिखाता हूँ। तो सर्च, हाँ आ गया था, सॉरी। तो ये देखें, चूंकि ये डेटा नेगेटिव आया ना कैड के लिए, ये इसी जुम्मे वाले दिन ये डेटा आया था, ये जो अभी जुमा गुजरा है 25 अक्टूबर को ये डेटा आया था। तो ये कनाडा जो कैट जेपीवाई पे ट्रेड कर रहे हैं, अब कैनेडियन डॉलर के लिए नेगेटिव आया कि नहीं। दूसरा डेटा ये था, ये डेटा रिटेल सेल का था, ये भी यही एक ही डेटा था। अब इसमें देखें, प्रीवियस जो है ना 0.9%, फोरकास्ट हो रहा था 0.5%, नंबर आए 0.4%, ये भी नेगेटिव आया। तो केट जेपीवाई में ये रेड रेड कैंडल्स जो बनी है, ये देखें, यहाँ से जो है ना मार्केट गिरना स्टार्ट की है और ये देखें सीधा गिरी है मार्केट। ठीक है, तो ये H4 टाइम फ्रेम है जहां पर एक कैंडल 4 घंटे में बनती है। 1 मिनट, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मार्केट घूम रही थी इस जगह पे, जैसे ही डेटा नेगेटिव आया ये एक रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी और ये बनी। 3 घंटे लगातार इसने सेलिंग दिखा दी। ठीक है, तो जो लोग कैड जेपीवाई पे, अब चूंकि ये कैड के लिए नेगेटिव आया था, तो कैड अगर आपका बेस साइड पे है ना कैड, तो जाहिर है सीधा इस पे नेगेटिव अटैक होगा। अब अगर कैड जो है ना आपका, अब देखें कैड जेपीवाई, तो कैड जो है वो कैड आपका बेस साइड पे है ना, मतलब इस यहाँ पर आपने इसे बेस की साइड पे रखा है, यानी जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो कैड पे कर रहे हैं, तो सीधा इंपैक्ट इस पे आएगा। अगर मैं कैड को क्वार्ट साइड पे रखूं, क्वार्ट मतलब मैं यूएसडी कैड खोलता हूँ, ठीक है ना, यानी मैं कहता हूँ कि यार मैं यूएसडी पे ट्रेड करता हूँ और कैड जो है ना ये मेरा क्वार्ट साइड पे। तो चलें हम जरा यूएसडी कैड को देखते हैं। यूएसडी कैड,
यूएसडी कैड ने देखें बुलिश मूव दिया। क्यों बुलिश मूव दिया यूएसडी कैड ने? क्योंकि देखें डेटा अगर कैड के लिए नेगेटिव है ना, तो यहां पर देखें कैड ने कहा जाना है, नीचे जाना है, तो यूएसडी ने कहा जाना है, ऊपर जाना है। इसलिए यहां पर ये देखें ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनती हुई, ये देखें ये ऊपर गए। और यहाँ पर टेक्निकली मार्केट में एक पैटर्न भी बन रहा है। अगर आप लोग देखें ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश फ्लैग है कि नहीं? कितना खूबसूरत पैटर्न बना है ये देखें। बुलिश फ्लैग मैंने नहीं पढ़ा है। जब मार्केट यहां पर थी, जैसे ही ये न्यूज आई, तो ये देखें इस रेड कैंडल के बाद, नहीं नहीं नहीं, ये डेटा कब आया? 5:30 बजे आया। हाँ, ये कैंडल चल रही थी, ये ग्रीन, ये अभी यहाँ पर नीचे थी। जैसे ही ये डेटा आया ना, ये ऊपर भागने लगी, तो यहाँ पर बुलिश फ्लैग भी कंफर्म हो गया। और बस जो है ना, फिर यहाँ से मार्केट सीधा निकल गई। तो ये यूएसडी कैड को अगर मैं देखूंगा, तो यूएसडी को मैंने बेस साइड पे रखा है। यहाँ पर अगर कैड पे नेगेटिव मूव करेगा, तो यूएसडी पे बुलिश वो दिखाएगा, ठीक है ना? तो ये देखें यूएसडी कैड का जो पेयर है, एनजेडी कैड को हम देखते हैं। एनजेडी कैड, अब यहाँ पर जो मैं न्यूजीलैंड डॉलर पे ट्रेड कर रहा हूँ, यानी एनजेडी, एनजेड न्यूजीलैंड डॉलर मेरा बेस है, कैड जो है वो मेरा क्वार्ट है। तो चले हम जरा एनजेडी कैड को देखते हैं। ये इस पे ये देखें, ये इसने यहाँ तक बुलिश मूव दी थी, ठीक है ना? लेकिन मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड का कोई रेट कट का इशू शायद चल रहा है, तो इसकी वजह से ये पैर थोड़ा सा गिरा था। और रेट कट में वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों ये जो है ना रेट कट से मार्केट गिरती है, एफओएमसी में हम पढ़ेंगे। बाकी दूसरा कोई ऐसा पेयर देखते हैं, यूएसडी कैड हो गया, कैड जेपीवाई हो गया, कैड सीएचएफ का भी मेरे ख्याल में है। कैड सीएचएफ देखते हैं, एक मिनट। ये हाँ, अब कैड सीएचएफ पे भी नेगेटिव मूव इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पर जो आपका कैड है ना, वो बेस की साइड में है, कैड सीएचएफ। तो सीधा इसने जब कैड का डेटा नेगेटिव आया, तो कैड नीचे गया। तो यहाँ पर इसलिए ये बेस की साइड पे, तो कैड में लंबी लंबी रेड कैंडल्स बनने लगी। और यहाँ पर कोई M30 में देखते हैं कोई पैटर्न भी बन रहा है, आई थिंक 30 मिनट में देखते हैं। H1 में तो क्लियर नहीं है। बहरहाल मेगाफोन जैसा पैटर्न तो नहीं बन रहा है। मेगाफोन ट्रायंगल मैंने पढ़ाया था, आई थिंक वही बना है, और इसका ब्रेक डाउन हुआ है नीचे, ठीक है? तो इधर ये बियरिश फ्लैग बना है, ये देखें, ठीक है? तो इसी तरह जब आप लोग टेक्निकली मार्केट को वो करते हैं, तो फंडामेंटली भी मार्केट वैसे वो करती है। अब ये बड़े स्टेबल पेयर हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ गोल्ड के हवाले से। चले हम आते हैं थोड़ा सा गोल्ड पे। और गोल्ड पे मैं आप लोगों को, क्यों मैं आप लोगों को कहता हूँ कि गोल्ड मार्केट रिस्क है। अब ये देखें कितने मजे के ये डेटा इस पे लग रहे हैं। मैं गोल्ड गोल्ड आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट यार, मैं यहाँ से इनको, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं कि गोल्ड में कौन सा वो है, XAU यूएसडी। सॉरी, ये बस आप लोगों का टाइम ज्यादा लिया, 11 बज रहे हैं, लेकिन चले मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज, अब यूएसडी के डेटास हम देखेंगे। यूएसडी का एक ये डेटा था कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का, जो कि पॉजिटिव आया, ठीक है? दूसरा डेटा था ड्यूरेबल गुड ऑर्डर मंथ बाय मंथ, ये डेटा भी पॉजिटिव आया। दो डेटा पॉजिटिव लगी, यानी गोल्ड को तो गिरना चाहिए था। एक ये डेटा आया रिवाइज्ड यूएम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ये डेटा भी पॉजिटिव आया। अब डॉलर को एक तो इसकी वजह से तकवीयत मिली क्योंकि यूएसडी कैड जो पेयर है वो तो ऊपर भागने लगा। तो यूएसडी कैड जब ऊपर भागने लगा, तो यूएसडी ऊपर भागने लगा। तो अगर यूएसडी ऊपर भागने लगा, तो गोल्ड को गिरना चाहिए था। दूसरा ये डेटा पॉजिटिव लगा, लेकिन गोल्ड कहाँ गया? गोल्ड भी ऊपर गया, ठीक है?
गोल्ड भी ऊपर। तो ये चीज है कि गोल्ड इस वजह से बहुत ज्यादा रिस्की है कि गोल्ड का कोई मजहब नहीं है। गोल्ड इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट को फॉलो कर रहे हैं, जो दुनिया में वार के इश्यूज चल रहे हैं। चले एनीवेज, बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? जी सर। चले जी फिर बाकी आप लोगों का कल परसों तक आई थिंक शायद फंडामेंटल क्लियर हो, लेकिन यह है कि आखिर में हम एफओएमसी पढ़ेंगे।